हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि देश में लोकसभा का इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है, जिसका पहला चरण हाल ही में हुआ है और दूसरा चरण कुछ दिन में होगा। दोस्तों, आज की आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से देश की पार्टी, जो कि सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा पिछले 10 साल से देश में सत्ता कर रही है, वह अपने देश में 10 साल में जो उन्होंने काम किया है उस पे बात करना करके और उसको लोगों के बीच में ना लाकर अभी हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे पर उतर आई है। वह भी अब खुल के हिंदू मुसलमान की राजनीति पर, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है। देश की विपक्षी पार्टी द्वारा इन जैसे शब्दों की कड़ी शब्दों में निंदा की गई है और तथा यह बताया गया है कि किस तरीके से देश में बेरोजगारी, भुखमरी जैसे मुद्दों को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि अनुराग भदौरिया ने यह किस तरीके से समझाया है कि देश में रोजगार, भ्रष्टाचार, भुखमरी जैसे मुद्दों पर बात होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान पर। जिसका विरोध अनुराग भदौरिया ने कड़े शब्दों में किया है तथा आशुतोष, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, उन्होंने भी बताया है कि देश के लिए यह बहुत ही घातक है। इन जैसे शब्दों को निंदा की जानी चाहिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप ही डिसाइड करिए कि इन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मठ, मंदिर और आपकी संपत्ति पर कांग्रेस पार्टी की नजर है। देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो हिंदू हैं उनके घरों की सर्वे के बाद, उनकी संपत्ति के सर्वे के बाद उसको कांग्रेस पार्टी हटाएगी। अमित शाह कह रहे हैं जो मठ है, मंदिर है, आपकी संपत्ति, उन सब पर नजर है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी तो इस बहस में आ नहीं रही है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, अब आप ही मोर्चा संभालिए। प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं उन बातों का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात का मैनिफेस्टो में आने की जरूरत ही क्या है? देखिए, बहुसंख्यक शब्द जैसे नहीं लिखा जाता है, वैसे ही अल्पसंख्यक, सुनिए पहले प्रश्न सुनिए पूरा। जानबूझकर उनको अल्पसंख्यकों के एंगल से चीजों को डालने की जरूरत क्या है? हर देशवासी की, हर नागरिक की बात क्यों नहीं हो सकती है? आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन की क्या बहुसंख्यकों में लोग गरीब नहीं है? ये तो एक बेसिक बात होती है ना। ऐसे में अल्पसंख्यकों की बात जब की जाएगी तो ऐसे प्रश्न फिर बीजेपी उठाएगी, क्योंकि ये उनकी आइडियोलॉजी को सूट करता है। उनकी पूरी आइडियोलॉजी का प्रेमाइस तो यही है अनुराग जी, कि बहुसंख्यकों के साथ अब तक मतलब उनकी अनदेखी की गई। Not bad. Now you... देखिए अंजना जी, एक चीज तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि 102 लोकसभा की सीट के चुनाव हुए। उस चुनाव में उदासीन जनता देखी गई। जनता बीजेपी के प्रति उदासीन थी, उसने वोट नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, परेशान है, तो अब वो अंग्रेजों वाला गुण अपनाना चाहते, डिवाइड एंड रूल। अरे भैया, मैनिफेस्टो हमारा भी है, कांग्रेस का भी है, आरजेडी का भी है, सब मिलके सबने एक ही बात की है कि कैसे हम देश को आगे ले जाएंगे, गरीब को कैसे उसका अधिकार मिलेगा और कैसे यहाँ पे जो कमजोर महिलाएं उनको कैसे पेंशन मिले, किसान कैसे मजबूत हो, कैसे उसको पेंशन मिले। तो इसी पे अब क्यों ये हो रहा है? तो मेरा मित्र एक मुझे मिला शाम को, मैंने कहा ये बात आखिर क्यों आ रही है, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी बौखला क्यों गई है? तो उसने मुझे बताया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल शाम आया मेरे गली एक नेता, आके बोला दे दो मुझे फिर से वोट। मैंने बोला जनता का दर्द भी ले जा, किसानों का कर्ज भी ले जा, मरीजों का मर्ज भी ले जा, युवाओं की परेशानी भी ले जा, कोरोना की निशानी भी ले जा, छात्र की उदासी ले जा, महिला की बेबसी भी ले जा। वो सन्नाटे में आया नेता, उसने हाथ जोड़ा, मैंने बोला बाय 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 बाय, चला गया नेता। अब ये जनता इस तरह से, जब कोई बीजेपी का नेता वोट मांगने आता है तो वो उनको सुनाते हैं ये गाना, कहते हैं सारी परेशानी अगर तुम ले जा सकते हो तो ले जाओ, बदले में मेरा वोट ले लो। अगर ये परेशानी आप हार सकते हो तो आपने 10 साल तक आपने सत्ता में राज किया, आपने ये परेशानी सुनी नहीं, ये परेशानी ली नहीं, इसलिए अब हम उनको बाय 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 कर रहे हैं। तो जनता बहुत प्यार से बाय बाय कर रही है, कुछ कह भी नहीं रही है, बोल भी नहीं रही है। अब जो बोल रहा है वो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं।
वो इस बात से परेशान है। अरे क्या गलत है? 1% व्यक्ति, 1% लोगों के पास में पूरे देश की 40% संपत्ति, ये कौन सा न्याय है भाई? आप कहते हो कि दूसरे की संपत्ति कोई नहीं बांटना चाहता। भाई किसान भी तो मेहनत करता है, किसान भी तो इतने दिन से, चाहे कितनी तपती धूप हो, कड़ाके की सर्दी हो, बारिश हो, किसान की इतनी इनकम नहीं बढ़ी। किसान की तो 32 रुपए से भी और घट के आ गई 27 रुपए में। फिर धन्ना सेठ की कैसे बढ़ गई? तो ये कैसा देश है कि देश में यहाँ पे गरीब गरीब होता चला जा रहा है, ठीक है, और अमीर अमीर होता चला जा रहा है। अगर न्याय की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, अगर यहाँ रोजगार की बात होगी, तो क्या गुनाह है, क्या बुरा है? और भारतीय जनता पार्टी किसकी बात कर रही है? यहाँ पे जाति धर्म के नाम पे वोट मांग रही है। अरे भाई आप 10 साल के काम पे वोट मांगो ना। आप मंच पे खड़े होकर गिनाइए ना अपना काम। अगर आपने काम किया ही नहीं है तो मांगोगे कैसे? इसलिए आपको डर सता रहा है कि जनता ने आपको यहां से देश की सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। क्या बात है? इसीलिए आपको जनता कह रही है बाय 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 बाय। अब अच्छा, बाय ठीक है, बाय आप में रुकिए, आप आप रुकिए। परेशान है। अब क्या करे कोई, बताइए आप ये शुरू मिस्टर भदौरिया, अरे आज स्टूडियो, माना कि आज आप स्टूडियो में बैठ गए हैं, मैं बाहर इंदौर से बुलेटिन कर रही हूँ, इसका फायदा ज्यादा मत उठाइए। की बात है ना, गायक आप इसलिए शुरू मैं से आपसे थे, कहता था अंजना जी, बीजेपी का समय साइड समय इफेक्ट की है। बात है। आज आप बाहर हैं, साइड हम आपके इफेक्ट। स्टूडियो में, इसलिए समय सबसे बड़ा बलवान है जो आप नहीं समझ पाते। ज्यादा शायर बनने की जरूरत है नहीं, समय बहुत बलवान है। समय तो वाकई बलवान करियर की है, तलाश है। लेकिन ये गायक अभी अभी बने हैं या पहले से थे? देखिए गायक नहीं, ये जनता की आवाज है, जनता उनसे कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। अभी 102 आपने देखा ना लोकसभा का जो चुनाव हुआ, अब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उतरा हुआ है। जिनसे पूछो पता क्या कहते हैं, इनके जो कैंडिडेट लड़े हैं, कांटे की टक्कर है। ठीक, बहस सिर्फ इतनी सी है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को और चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को क्या हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को घुसपैठिया बताना चाहिए या नहीं? भाई इतना ही सा सवाल है। और इलेक्शन कमीशन इस पर खामोश क्यों है? और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश है तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में 0 होगी। ये जो बयान है, ये बयान आपत्तिजनक ही नहीं है, बल्कि ये बयान हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करके घुसपैठिया बताने की कोशिश की जा रही है, उस पर तो प्रेम शुक्ला जी को भी शर्मिंदा होना चाहिए और उनको भी माफी मांगनी चाहिए। देश प्रधानमंत्री की बात तो मैं बाद में बात करता हूं। प्यारी समझ गई। तो ये इस बात को दर्शाता है कि या तो पहले दौर के वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है और उनको लग रहा है कि अगर इस बार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो हर सर्वे में लगातार ऊपर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की सरकार जो मोदी जी की सरकार है उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी संकट में पड़ती है तो वो हिंदू मुसलमान की बाइनरी की तरफ जाती है। नाइस। ठीक है, रिस्पॉन्ड कीजिए फिर आशुतोष जी देखिए, जवाब। कुछ जो है लोगों को नहीं, कुछ लोग विश्लेषक के नाम पर मोदी विरोध में अंधे होकर कुछ भी कहते हैं, तो उसे क्या जवाब दिया जाए? मोदी जी ने सारे मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कहा है, लेकिन घुसपैठिए हैं। रोहिंग्या घुसपैठिया है, बांग्लादेश के घुसपैठिए इस देश में आए हैं, और ऐसे घुसपैठियों को पालने का दुष्कर्म कांग्रेस की सरकार करती रही है। ऐसे घुसपैठियों को पालती रही और संसद में कांग्रेस के कार्यकाल में 2 करोड़ की संख्या घुसपैठियों की कांग्रेस के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री शिवप्रकाश जायसवाल ने बताई थी। तो ये घुसपैठिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और घुसपैठियों को अगर कोई जो है हमारी संपत्ति में हिस्सा देना चाहेगा तो ये हमारा अधिकार है कि चुनाव के समय जनता के पास इस बात को रखें और जनता इस पर निर्णय ले। मजा नहीं आ रहा है जी अपने 2 मिनट के भाषण में प्रेम शुक्ला जी ने 8 बार मेरा नाम लिया है। इसका मतलब मेरी बात उनको चुभी है। मैं प्रेम शुक्ला जी की बातों को बुरा नहीं मानता, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी शिवसेना से बीजेपी में आए हैं और इनको रोज ये साबित करना पड़ता है कि वो बीजेपी के दूसरे स्पोक्स पर्सन की तुलना में ज्यादा काबिल, ज्यादा भक्त है। इसलिए मैं इनको बुरा नहीं मानता, मैं इनका सम्मान करता हूं। शिवसेना से आए हैं तो जाहिर सी बात है, आप दूसरी जगह से घर से आएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब प्रश्न इस बात को लेकर ये है, प्रश्न सिर्फ इतनी सी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्यों ये बात कह रही है? क्योंकि पहले दौर में जिस तरीके से मतदान कम हुआ है, इंडिफरेंस हुआ है, और राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आशा अनुरूप वोट नहीं मिला है,
उसकी वजह से पूरी भारतीय जनता पार्टी में खदबदाहट मची हुई है, डेस्परेशन है, और उस डेस्परेशन की वजह से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश झूठ की भी हद होती है, मैं मिथ्या लाभ की भी हद होती है। शुक्ला जी, आप वोट देख के आए घुस के ईवीएम में। अरे आप तो शिवसेना से आए ईवीएम में महाराज, घुस के वोट आपका देख के सम्मान आ गए करता हूं। आप तो शिवसेना से आए, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप जानती हैं कि मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई टिप्पणी करेगा तो छोड़ूंगा भी नहीं उसको। तो प्रेम शुक्ला जी को मेरे ऊपर टिप्पणी करने के लिए सोचना चाहिए किस पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं जो डर के भाग जाऊंगा। दल बदलू को दल बदलू ही कहूंगा, चाहे उनको बुरा लगे या भला लगे। अब मैं आपको टिप्पणी करता हूं। टिप्पणी क्या है? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो डर लग रहा है, जो जिस तरीके से इंडिफरेंस हुआ है, जिस तरीके से मतदान कम हुआ है, उसकी वजह से इनको लगता है कि अब हमको अपने पुरानी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। और वो पॉलिटिक्स क्या है? आपने देखा जब दिल्ली के चुनाव हो रहे तो प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर हमले किए थे। AK-47 जंगल में जाइए और ऐसे कस के बटन दबाइए कि शाहीन बाग तक कुछ वो लगे। आपको याद अच्छी तरीके से गुजरात का जब चुनाव हो रहा था तब मनमोहन सिंह के बारे में क्या क्या टिप्पणियां की गई थी, यहां तक कहा गया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पर मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही। तो जब भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है चुनाव हारने का, तब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के मुद्दे के ऊपर जाती है, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के डेस्परेशन को शो करता है।